हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक और छात्रवृत्ति योजना के बारे में। जी हाँ, इस छात्रवृत्ति को समाज कल्याण छात्रवृत्ति या उत्तर मैट्रिक्स छात्रवृत्ति योजना के नाम से भी जाना जाता है, जिसके लिए 2024-25 के लिए फॉर्म है वो ओपन कर दिए गए हैं। जी हाँ, 14 नवंबर 2024 से इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए और 31 जनवरी 2025 तक ये फॉर्म चलेंगे। तो ये एक छात्रवृत्ति योजना है। तो अब इसमें अपन देख लेते हैं कि ये किन किन छात्रों को ये छात्रवृत्ति मिलेगी। तो ये सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा दी जाती है और इसके अंदर ये रखा गया है कि आप 12th है वो रेगुलर पास होने चाहिए और आपका फर्स्ट ईयर में रेगुलर में किसी भी यूनिवर्सिटी में या किसी भी कॉलेज में आपका एडमिशन होना इसमें चाहिए। तो ये है कि ये छात्रवृत्ति है वो 12th पास जो रेगुलर है उन्हीं को मिलेगी, जिन्होंने कॉलेज में फर्स्ट ईयर में रेगुलर एडमिशन ले रखा है। अब यह है कि कॉलेज कौन सी होनी चाहिए, कौन सा कोर्स होना चाहिए। तो ये है कि चाहे आप एसटीसी करते हो, चाहे आप नर्सिंग करते हो, चाहे आप सिंपल बीए, बीएससी, बीटेक कुछ भी कर रहे हो, ये है कि आप मान्यता प्राप्त या फिर मान्यता प्राप्त सरकारी या फिर गैर सरकारी जो विश्वविद्यालय है उसके अंदर आपका नामांकन होना चाहिए। अब बात करते हैं अपन आवेदन। तो आवेदन के लिए आप मेरे यहाँ देख सकते हैं, इसके ऊपर मैंने स्क्रीन पे लगा दिया है, आप ये साइट भी देख सकते हैं। इसके नीचे मैंने मोबाइल एप्लीकेशन भी लगाया है और आप SSO ID है वहाँ का भी लिंक देख सकते हैं। आप तीनों प्रकार में कहीं से भी सेलेक्ट करके आप घर बैठे इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या फिर आप नियर बाय किसी मित्र के पास जाके इस छात्रवृत्ति योजना वाले फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए इसके लिए देख लेते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, कौन कौन इसको फिल कर सकता है। तो जाहिर सी बात है, इसके अंदर आपको 12th क्लास है वो RBSC या फिर CBSC दोनों में से किसी में से भी आपने रेगुलरली अगर आपने पास किया है उसको, तो फिर आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसके साथ ही आपका अगले जो फर्स्ट ईयर के अंदर है वो एडमिशन रेगुलर होना ज़रूरी है किसी भी कॉलेज में, चाहे वो कॉलेज STC का हो या BEd का हो, BSc हो, MSc हो, MA, BEd, BTech, नर्सिंग, कोई भी प्रकार के अगर आपने कोर्स ले रखा है और वो अगर कॉलेज जो है वो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, तो आप ये आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ इसके अंदर जैसे कि ये समाज कल्याण विभाग द्वारा छात्रवृत्ति दी जाती है, तो इसके अंदर ये है कि ST, SC, OBC और EBC, जी हाँ, ये कैटेगरी के छात्र छात्राएं ही इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। जनरल वाले ये फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं अपन इसमें ST, SC, EBC तो सभी लोगों को मिलेगी इसमें, लेकिन OBC के लिए इन लोगों ने क्राइटेरिया बना रखा है। जी हाँ, OBC में सभी छात्र छात्राओं को ये छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, इसके लिए भी उन्होंने आगे कैटेगरी बना दी है। जैसे कि अगर आपका परिवार है, अगर वो राशन कार्ड BPL वाला राशन कार्ड है या स्टेट BPL है, या फिर मान लो कोई महिला है, तलाकशुदा है, या फिर विधवा है, या फिर मान लो कोई दिव्यांग जन है, तो इसके अंदर या तो वो खुद ये छात्रवृत्ति ले सकते हैं अगर वो कहीं स्टडी कर रहे हैं, या फिर उनका जो पुत्र या फिर पुत्री है वो इसके अंदर छात्रवृत्ति ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे। डॉक्यूमेंट क्या रहने वाले हैं, जब आप फॉर्म फिलअप करने जाओगे किसी भी मित्र के पास या घर बैठे करोगे तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। जी हाँ, इसमें सबसे पहले तो आपको 12th पास वाली मार्कशीट चाहिए, जो कि रेगुलर जो एडमिशन वाला है वो आपकी चाहिए। उसके बाद ये तो गई गत वर्ष की अंक तालिका। उसके बाद में आपने वर्तमान में कहाँ आप स्टडी कर रहे हैं उसका भी प्रमाण पत्र इन लोगों को चाहिए फॉर्म के साथ में। इसके अलावा आप अपना जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र है वो आपका 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र बनाओगे तब आपको आपकी आय जो है वो 2.5 लाख से कम का आय प्रमाण पत्र ही चलेगा। अगर आपकी आय 2.5 लाख से ज़्यादा है तो आप ये छात्रवृत्ति के लिए फॉर्म नहीं भर सकते। इसके साथ ही साथ आपको आधार कार्ड चाहिए, जन आधार कार्ड चाहिए और आपकी बैंक पासबुक की डायरी चाहिए। ये सभी डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। अब इसमें बात कर लेते हैं अपन आधार कार्ड। देखिए, इसमें आधार कार्ड में ये है कि आपको आधार eKYC करानी होगी। यानी आप यूँ समझ लीजिए कि अगर आपने अपना बैंक अकाउंट खुलवाया था, 18 साल से छोटे के थे, आप 12th में थे, तब मान लो आपने खुलवा लिया था, तो आपका अकाउंट है वो माइनर खोला गया है, उस अकाउंट को मेजर में चेंज कराना होगा। जी हाँ, माइनर अकाउंट में छात्रवृत्ति नहीं आती है, मेजर अकाउंट के अंदर छात्रवृत्ति आती है। माइनर और मेजर में यही है, बस मेजर में होने के बाद में वो खाता कम्प्लीटली आपके नाम हो जाएगा। अभी तक उसमें गार्जियन हैं वो ऐड हो रखे माइनर में। जो ही आप 18 साल कंप्लीट करते हो तो वो खाता मेजर में बदल जाता है। इसके लिए आपको एप्लीकेशन लिख के बैंक को देनी होती है कि भाई मेरी एज है वो 18 साल हो गई है और मैं माइनर से मेरे खाते को मेजर में बदलना चाहता हूँ। साथ में आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड बैंक को देना होगा।
इसी के साथ ही आपको इसमें EKYC भी करानी होगी और साथ ही साथ में बैंक में जाके आपको एक DBT का फॉर्म भरना होगा। जी हाँ, आपका जो अकाउंट है उसके साथ आपको एक DBT का फॉर्म लेना होगा, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र बोलते हैं स्कीम को। वो फॉर्म भर के बैंक में देना होगा और उसको बोलना होगा कि मेरे जो खाता है उसको DBT से लिंक कर दो। जी हाँ, आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि खाते को आधार से लिंक कराना और खाते के अंदर DBT चालू कराना, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। आधार लिंक से मतलब सिंपली आपने एक एड्रेस प्रूफ दिया है, उसमें आपने ये नहीं कहा है कि कोई भी स्कीम का पैसा मेरे अकाउंट में आ जाए। इसके लिए आपको आधार को सीडिंग करानी होगी। जी हाँ, या तो आप बैंक से ये कहिए कि मेरा आधार जो कार्ड है उसकी सीडिंग करानी है अकाउंट के साथ, या फिर ये बोलिए कि मेरा जो अकाउंट है उसमें DBT स्कीम चालू करनी है। वो एक फॉर्म देगा, वो फिलअप कर देना आप, और उसके बाद में 3 से 4 दिन बाद में आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आपका जो खाता है वो DBT लिंक किया जा चुका है। ये तो आपका आधार कार्ड अपडेट हुआ, ठीक है। अब जो आधार कार्ड अपडेट हुआ है और बैंक जो पासबुक की जो कॉपी है वो आपने मेजर में चेंज करा ली, यानी मेजर खाता हो गया अब आपका। ये दोनों के दोनों सेम डिटेल आपको जन आधार कार्ड में अपडेट करानी होगी। ये कोई भी मित्र वाला कर देगा। आप अपना आधार कार्ड और बैंक पासबुक उसके पास लेके जाइए और उसको बोल देना कि मेरे आधार कार्ड हैं और मेरी जो बैंक पासबुक वाली कॉपी है इसको जन आधार में अपलोड करना है, तो वो कर देगा। पर ध्यान रखिएगा, आपकी जो 10th की मार्कशीट है उसकी जो डिटेल है 12th की है, प्लस आपके आधार कार्ड और जन आधार कार्ड और बैंक पासबुक, इन सब में आपकी डिटेल है वो सेम रहनी चाहिए। एक नाम के अंदर थोड़ा सा भी फ़र्क आ जाएगा तो छात्रवृत्ति में ऑब्जेक्शन कहीं से भी आ जाएगा। इसीलिए सारी डिटेल आपको सेम रखनी होगी। आपको लग रहा है कि आधार कार्ड या जन आधार में कुछ प्रॉब्लम है या आपके 10th की मार्कशीट वाला नाम इसमें नहीं है, अलग होगी सूचना, तो पहले दोनों को अपडेट कराइए, करेक्शन कराइए, उसके बाद ये फॉर्म आप फिलअप कीजिए, क्योंकि 31 जनवरी 2025 लास्ट डेट है, तो बहुत टाइम है आपके पास। इसमें बात कर लेते हैं कि सर कई स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनके पास एडमिशन के दौरान है वो फ़ीस देने के लिए पैसे नहीं होते। ये तो उनके लिए था जिन्होंने फ़ीस दे दी, उनको वापस लेनी है, तो इस प्रोसीजर से छात्रवृत्ति के माध्यम से वो आपके खाते में आ जाएगी। दूसरा ये होता है कि सर हमारे पास तो है ही नहीं पहले से फ़ीस देने के लिए, तो आप एक फ्री शिप कार्ड होता है, फ्री शिप कार्ड बोलते हैं, वो आप किसी भी ई-मित्र वाले के पास जाइए, सेम यही डॉक्यूमेंट वो आपसे मांगेगा और आपका फ्री शिप कार्ड है वो बना देगा। तो इस फ्री शिप कार्ड को आप कॉलेज में जमा करवा दोगे, तो फिर आपके जो फ्री शिप कार्ड है उसके अंदर बैंक डिटेल रहेगी, तो वो जो पैसे हैं छात्रवृत्ति के वो आपके फ्री शिप कार्ड के थ्रू बैंक में आ जाएंगे और आपको 7 दिन के अंदर वो पैसे हैं वो संबंधित कॉलेज को देने होंगे, अदरवाइज कार्रवाई होगी फिर। और हाँ, इसमें एक महत्वपूर्ण एक ज़रूरी चीज़ ये है कि छात्रवृत्ति जो है वो आपके अकाउंट में तब आ पाएगी जब आप इन डॉक्यूमेंट के साथ साथ आप कॉलेज में हर महीने जाके आप अपनी बायोमेट्रिक उपस्थिति लगाओगे, यानी आप अपना थंब इम्प्रेशन वहाँ कॉलेज में जाके लगाओगे महीने में एक बार, तभी आपकी ये छात्रवृत्ति आपके अकाउंट में आ पाएगी। और जब तक छात्रवृत्ति का फॉर्म अप्रूवल नहीं हो जाता, आपको हमेशा कॉलेज महीने में जाना ही होगा और एक अटेंडेंस आपको डिजिटल रूप से थंब इम्प्रेशन वहाँ लगाना ही होगा। इसके बाद ही आपकी छात्रवृत्ति है वो संबंधित आपके DBT जो अकाउंट है उसमें आएगी। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।